नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो 20 मार्च का एग्ज़ाम हुआ है उसके दोनों शिफ्टों में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको लेकर आया हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे पास तक पहुंच चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नहीं मिल पाती, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न हमें मिल जाता है कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछा गया था, तो उस पैटर्न पर आधारित हम लोग क्वेश्चन डिजाइन कर देते हैं जिससे आपकी उस लेवल की प्रैक्टिस हो सके और जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा आप उसको समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा रहा है या जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था कि 28 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 21 आदमी कितने दिन में उसी काम को कर पाएंगे। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब M1 क्या होता है, आदमी होते हैं, जो भी M इसमें है ये क्या है, व्यक्ति हैं आपके। D क्या होता है, दिन होते हैं। H क्या होता है, जो समय दे रखता है घंटे में। W होता है आपका काम। तो इस फॉर्मूले में से हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उतना हम ले लेते हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उसको आप नहीं लेते। क्लियर है। जैसे यहाँ पर आदमी हैं और दिन हैं, तो हमें कितना चाहिए, सिर्फ M1 D1 और M2 D2, सिर्फ इतना चाहिए। अगर टाइम घंटे और लगा देता है इसमें तो हम M1 D1 H1 लेते, और अगर काम भी ऐड कर देता तो हम M1 D1 H1 अपॉन W1 लेते। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत करने की है M1 D1 बराबर M2 D2 की। क्लियर है। अब देखिए पहले 28 आदमी 24 दिन में करते थे, मतलब पहले M 28 था, काम कितना था, 24 दिन में कर रहे थे। अब 21 आदमी हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया D2 दिन में करेंगे। तो 21 क्या होगा, यहाँ से बटे में आएगा, तो 28 गुणे 24 बटे 21 बराबर क्या हो जाएगा D2। तो 7 से कटेगा ये 3 बार, और 7 से 4 बार, 3 से कटेगा ये 8 बार। तो D2 कितना मिल जाएगा हमें, 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा ये 32। तो ये 21 लोग हैं जो इस काम को कितने में कर पाएंगे, 32 दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं जितनी फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। क्लियर है। अगर यहाँ पर समय और ऐड कर देता तो आप उस हिसाब से उसको और बढ़ा देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि √48 माइनस √36 था इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, अब √36 से तो सीधा 6 बाहर आ जाएगा, आप जानते हैं, क्योंकि 6 का रूट होता है। अब 48 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 12। तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 12 माइनस 6। क्लियर है। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा क्या दिया गया था। अब दोनों से अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √12 माइनस 3। तो अब ऑप्शन क्या था, ये था ऑप्शन या ये था, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इस तरीके से इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला था प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की हमसे बात हो रही है यहाँ पर कि औसत क्या होगा। तो इसके पहले तो हमें अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। मैं एक नंबर सिस्टम पर वीडियो डाल चुका हूँ, संख्या पद्धति पर, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हैं जो भी संख्याएं आपकी होती हैं। अगर वो वीडियो आप एक बार देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित क्लियर हो जाएंगी और आप आसानी से उनको समझ पाएंगे। क्लियर। तो मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में तो लिंक शायद मिल जाएगी, और अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर संख्या पद्धति के चैप्टर वाला जो पोर्शन है उसमें जाके उसको देख लें। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें कि औसत क्या होगा, तो पहले तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं हमेशा याद रखना, जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, हमेशा ये 1 से बड़ी होती हैं। हमेशा क्या होती हैं, 1 से बड़ी होती हैं। तो कभी भी याद रखना 1 या 1 से छोटी संख्या को आप अभाज्य मत समझना यहाँ से। क्लियर है। सबसे बड़ी खासियत इनकी कि 1 से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है 1 और एक होता है वो स्वयं। गुणनखंड का मतलब है कि वो या तो 1 से विभाजित होगी या फिर खुद से। क्लियर है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ 7, तो ये या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं होता। तो ये क्या है, आपका अभाज्य है, प्राइम नंबर है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि 10 पहली प्राइम नंबर कौन कौन सी हैं। तो पहली 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद 3, 5,
7 9 नहीं होता, क्लियर है, क्योंकि 9 1 से 3 से और 9 से, 9 को अगर देखें आप तो 1 से 3 से और 9 से डिवाइड होता है, तो ये आपका प्राइम नहीं होगा, क्लियर है। तो आपको वो लेना है जो केवल 2 से डिवाइड है। 7 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा और 29 आएगा। ये कितनी होगी यहाँ से देखें, 3 6 9 10, 10 संख्या यहाँ तक हो जाती हैं आपकी। तो इनको जब आप यहाँ से जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इनको जोड़ के देखें आप कितना आ जाएगा, ये 129। सबको जोड़ेंगे तो 10 संख्याओं का योग होगा 129, और औसत क्या होता है, इन सबको जोड़ के जितनी संख्या उतनी से हम भाग करते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 12.9। तो इस तरीके से आपको अगर अभाज्य संख्याएं पता हैं तो ही इनका पॉसिबल होगा निकाल पाना, अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इनका एवरेज निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन था, 5 कचौड़ी है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5 कचौड़ी और 2 समोसों का मूल्य क्या है, 48 रुपये है। मतलब 5 कचौड़ी प्लस 2 समोसों का मूल्य कितना है, 48 रुपये है। यदि एक कचौड़ी समोसे के मूल्य से दुगनी है, मतलब एक कचौड़ी समोसे के मूल्य से दुगनी है, इसका मतलब एक कचौड़ी जितने में आएगी उतने में 2 आपके समोसे आ जाएंगे, क्लियर है। तो एक कचौड़ी का मूल्य क्या है, समोसे से दुगना है, तो आप एक कचौड़ी ले लें या फिर 2 समोसे ले लें, बात तो एक ही है क्योंकि दुगना मूल्य है उसका कचौड़ी का। तो यहाँ से एक कचौड़ी 2 समोसे के बराबर है। हमसे पूछा एक कचौड़ी का मूल्य क्या है, तो देखिए 2 समोसे किसके बराबर हैं, एक कचौड़ी के। तो हम 2 समोसे की यहाँ पर वैल्यू क्या रख देंगे, ये पुट कर देंगे एक कचौड़ी। तो 5 कचौड़ी तो ये है प्लस एक कचौड़ी ये होगी, तो बराबर हो जाएगा 48 के, क्योंकि 2 समोसा कितने के बराबर हैं, एक कचौड़ी के। तो 6 कचौड़ी आ जाएंगी यहाँ से 48 के, तो एक सी कितना मिल जाएगा हमें, 48/6। 6 से कट जाएगा 8 बार, क्लियर है। 6 से कितने बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा ये। तो हमें ये क्या मिल जाएगा यहाँ से, कचौड़ी का मूल्य, और हमसे एक कचौड़ी का पूछा गया था तो 8 उसका क्या हो जाएगा यहाँ से मूल्य होगा, क्लियर है। अगर हमसे समोसे का पूछता तो हम कचौड़ी की वैल्यू 8 रख देते, तो वहाँ से समोसे का मूल्य मिल जाता। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज के 2 कोण यदि समान हो तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। तो देखिए जब त्रिभुज के 2 कोण आपके अगर समान हैं तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए अब डिपेंड करता है ऑप्शन पर। अब कैसे ऑप्शन पर डिपेंड करता, आपको लगेगा कि सर ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि 2 कोण समान हैं, तो हो सकता है ये 2 कोण 60-60 डिग्री के हों, तो भी ये कितने का हो सकता है, आपका 60 का हो सकता है, क्लियर है। अब हो सकता है कि आपका 90 डिग्री हो, 2 ये 45 के हों, तो भी ये कितने का हो जाएगा, आपका 90 का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, आपका तीसरे कोण का मान यहाँ से हम बिना ऑप्शन के नहीं बता सकते, क्लियर है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 कोण समान हैं, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो एक कंडीशन में तो 60 होगा, एक कंडीशन में 90 होगा। तो यहाँ से इसमें हम ऑप्शन के बिना बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे करना उसको, क्लियर है। तो या तो 90 होगा या ऑप्शन में 60 होगा। तो 60-90 इस टाइप से ऑप्शन में अगर मिलेंगे आपको तो आप उनका आंसर कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का किसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से अनुपात क्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो आपको प्रकृति द्वारा मिली है, मतलब 1 2 3 से लेकर ये इनफाइनाइट तक आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या में आपको अभी समझा चुका हूं कि जो 1 से बड़ी हों और जिनके गुणनखंड केवल 2 हों, एक तो 1 हो और एक वो स्वयं हो, क्लियर है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं कि 2 होती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। तो इस तरीके से आप इनका आंसर कर सकते हैं। तो इनके लिए आप वो नंबर सिस्टम वाला, संख्या पद्धति वाला वीडियो जरूर देखें, उससे आपको 100% एक क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, जो भी आपके डाउट होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि x का वर्गमूल बराबर है y के घनमूल के, तो x y के बीच संबंध क्या होगा। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कि x और y के बीच संबंध क्या होगा। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले तो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बराबर y की पावर 1/3, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3।
अब देखिए इनको दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। दोनों तरफ हम क्या कर दें, वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर y की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब पावर की पावर होती है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, मतलब x की पावर 1/2 इंटू 2 बराबर आ जाएगा y की पावर 1/3 इंटू 2। तो 2 से 2 कटेगा तो x की पावर 1 आएगा, तो x ही लिख देंगे उसको, y की पावर 2/3। तो अब डिपेंड करता ऑप्शन में ये था या क्या था। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से इनके बीच रिलेशन को निकाल सकते थे। ये बहुत आसान तरीका है। अब हो सकता है कि y बराबर दे रखा हो आपको, तो y के कंपैरिजन में भी आप इसका उल्टा करके निकाल सकते हैं, क्लियर है। अगर y के कंपैरिजन में देखा तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ 1/3 है तो हम क्यूब कर देंगे। अभी हमें ये 2 हटाना था तो हमने क्या किया, वर्ग किया। लेकिन अगर y के कंपैरिजन में पूछेगा तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, किसी वृत्त की त्रिज्या किसी नए वृत्त की त्रिज्या की तिगुनी है तो उनके परिधि का अनुपात क्या होगा। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या अगर हम मान लें r है, वो एक नए वृत्त की त्रिज्या तिगुनी है, मतलब कितनी है, 3r है। तो एक वृत्त की r है, एक वृत्त की 3r है त्रिज्या आपकी, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो देखिए परिधि का अनुपात पूछेगा तो इसकी क्या होगी, 2πr, इसकी क्या होगी 2πr, कितना है 3r, क्लियर है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, r से r कटेगा πr, तो 2:2 गुणित 3, तो 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा 1:3 आ जाएगा। तो ये होगा इनकी परिधियों का अनुपात। अब हो सकता है यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले। त्रिज्या 1r है, एक है 3r आपकी, क्लियर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², और यहाँ पर πr क्या है 3r है, तो इसका स्क्वायर, तो πr² अनुपात कितना होगा, पाई 3 का स्क्वायर 9r², तो r² और पाई कटेगा आपका, तो 1:9 आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो परिधि और क्षेत्रफल दोनों का अनुपात आपसे पूछ सकते हैं। तो आगे चल के इनके लिए तैयार रहें आप और इन चीज़ों को समझते चलें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, चतुर्भुज में चौथे कोण का मान दे रखा था 150 है तथा 3 कोणों का अनुपात था। अब एक्चुअली क्वेश्चन में स्टूडेंट ने अनुपात नहीं बता पाया, तो मैंने अपने मन से अनुपात डिजाइन कर लिया। तो उसमें जो चीज़ पूछी गई थी क्वेश्चन वही है पूरा। तो अनुपात मैंने मान लिया कि 1 2 4 था, तो दूसरे नंबर का बड़ा कोण हमें बताना था, क्लियर है। तो इसमें देखिए आप जानते हैं कि कोई चतुर्भुज होता है तो उसके चारों कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री। हमेशा कितना होगा, चारों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो एक कोण तो आपको दे रखा है 150 का है। अगर एक 150 का है तो सिंपल सी बात है, बाकी 3 कोण कितने के होंगे, 360 में से हम तीनों को क्या 150 को क्या करेंगे माइनस, तो हमें कितने मिल जाएंगे, बाकी 3 कोणों की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी। जब इसको हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करें इसको कितना आएगा 0 1 2, 210 डिग्री होगी 3 कोणों की वैल्यू। अब इनका अनुपात था 1:2:4, तो मैं क्या ले लूँगा, एक x है, एक 2x है और एक 4x, क्योंकि 1:2:4 था। तो इन सब का योग क्या है 210 के बराबर है। ये 1:2:4 था तो मैंने मान लिया x है, 2x है और 4x है, इनका योग है 210। सबको जोड़ेंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 210 के, तो x आ जाएगा 210/7, तो 7 से कट जाएगा 30 बार, तो x मिल गया हमें 30। अब दूसरे नंबर का बड़ा कोण पूछा है तो दूसरे नंबर का बड़ा क्या होगा 4x वाला, तो 4 × 30 बराबर आ जाएगा 120 डिग्री, क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप यहाँ से याद रखेंगे जो चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन था, एक आयताकार हल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ये क्वेश्चन ये ऐसा पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या क्या था, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई में ऐसे अनुपात दिया गया था 3/4 है और क्षेत्रफल दिया था। तो लंबाई चौड़ाई का ज्ञात करना था हमें कि क्या होगी लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर हम उनका अंतर भी देखेंगे, अंतर क्या होगा। तो पहले पता करेंगे लंबाई चौड़ाई क्या है, क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आयताकार हॉल की लंबाई है, सॉरी चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो लंबाई की 3/4 होने का मतलब क्या है, चौड़ाई 3 है और लंबाई 4 है, क्लियर है। 3/4 का चौड़ाई क्या है, उसकी लंबाई की चौड़ाई बराबर है लंबाई की 3/4। तो यहाँ से चौड़ाई बटे लंबाई क्या मिल जाएगा, ये बटे में आएगा तो 3/4। इसका मतलब क्या है, चौड़ाई 3 है तो लंबाई 4 है, क्लियर है। यहाँ से आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ।
तो मैंने चौड़ाई 3 मान ली, लंबाई 7 मान ली, सॉरी 4 मान ली। अब इसका क्या दे रखा हमें, क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप इसको मान लें एक 3x है, एक 4x है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 3x गुणित 4x बराबर होगा 768 के। क्लियर है, 3x 4x बराबर कितने होगा, 786 के। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 4 गुणित 3 12x² हो जाएगा बराबर 768। तो x स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 768 अपॉन 12। तो यहाँ से 12 से इसको आप काटें, कितने बार कटेगा ये, अपॉन 12 कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करें। सॉरी लंबाई बोल रहा है, एक मिनट यहाँ पर ये नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर लंबाई की 3/4 बोल रहा है। तो आप इसको ऐसा मान लें कि एक लंबाई की 3/4, अगर ये x है तो कितनी होगी, 3/4x हो जाएगी। क्लियर है, ऐसा है कि जो चौड़ाई है उसकी वो 3/4x है, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी, 3/4 बोल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 3/4x लंबाई गुणित चौड़ाई 768। क्लियर है, तो यहाँ से 3x² / 4 बराबर आएगा 768 के। तो x² हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ी सी प्रिंट में समझ में मिस्टेक हो गई इसमें। तो 768 इंटू 4 ऊपर गुणा हो जाएगा और 3 कहाँ आएगा, बटे में। तो 3 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 2 बार, 5 बार, 6 बार। तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 4201 1024 आएगा x²। तो x कितना मिल जाएगा, 1024 का रूट। 1024 किसका रूट होता है, ये होता है 32 का रूट। तो x मिल गया हमें 32। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 3/4 गुणित 32। तो 4 से कटेगा ये 8 बार, 8 गुणित 3 24 हो जाएगी हमारी क्या, चौड़ाई। और लंबाई कितनी होगी, x मतलब 32। तो इनका अंतर पूछा था, तो अंतर कितना है, 32 और 24 का 8 हो जाएगा। और आप लंबाई चौड़ाई पूछे तो 32 और 24 क्या बता देंगे, उनकी लंबाई और चौड़ाई। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, 3/4 दे रखा था आपको। तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप बहुत कम समय में और बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः यहाँ दे रखे हैं, 5 और 6 है। तो चतुर्भुज का क्या पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज के बारे में बात है ये। तो समचतुर्भुज से संबंधित आज एक प्रश्न पूछा गया था आपका, तो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है जो कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अब इसका हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, इसका दे रखा हमें कि उसकी एक विकर्ण है और एक भुजा है। समचतुर्भुज पहले होता कैसा है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या है आपका समचतुर्भुज है। लेकिन वर्ग जैसा नहीं होता। क्लियर है, वर्ग की क्वालिटी भी क्या है, चारों भुजाएं समान हैं, लेकिन उसमें जो एंगल है वो चारों 90 डिग्री के होते, बट आपके समचतुर्भुज में नहीं होते। तो इसके जो विकर्ण है ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। क्लियर है, तो उसका एक विकर्ण दे रखा था 5 है आपको, और कि भुजा 5 है और विकर्ण कितना है, 8 है। तो भुजा दे रखी है आपको 5 है, तो सारी भुजाएं क्या होंगी, 5 हो जाएंगी। विकर्ण एक 8 दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या है कि ये आधा आधा कट जाता है, 4 4 हो जाएगा, 8 अगर पूरा विकर्ण है तो। क्लियर है, अब देखें आप, ये जो आपका यहाँ पर ट्रेंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये कुछ कैसा बन रहा है, ऐसा तरीके का। ये 5 है, ये 4 है। तो आप जानते हैं कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में, तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 3 हो गया, तो ये भी कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्णों का गुणनफल मतलब 1/2 विकर्ण का गुणनफल क्या है, एक विकर्ण 6 हो गया, एक विकर्ण 8। तो 8 गुणित 6 कर देंगे तो 2 से कटेगा ये 3 बार, 3 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, वर्ग मीटर है, सॉरी मीटर में दिया है, तो वर्ग 24 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन आया था एग्जाम में इस टाइप का। अब वैल्यू चूंकि मैंने चेंज कर ली है क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया, M1 D1 H1 तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। M1 व्यक्ति हैं, 7 घंटे H1 है और 12 दिन D है। ये बराबर होगा M2 D2 H2 के। तो आदमी कितने हैं, पहले 20 आदमी हैं, कितने दिन में कर रहे,
12 दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 7 बराबर M2 कितने हैं? 24 व्यक्ति हैं, कितने दिन में कर रहे? 14 दिन में कितने घंटे काम करेंगे? पता नहीं, H2। तो H2 यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 गुणित 12 गुणित 7 बटे में आ जाएंगी सारी चीज़ें, 24 इंटू 14। क्लियर है? तो 7 से कटेगा ये 2 बार और 12 से कटेगा ये 2 बार, तो 2 गुणित 2 4 से कटेगा ये 20 5 बार। तो H2 कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से? 5। तो H2 हो जाएगा हमारा 5, मतलब 5 घंटे वो 24 आदमी काम करते हैं तो 14 दिन में उसी काम को कर सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो देखिए 6 वर्ष पहले हम ए और बी की मान लेते हैं आयु कि ए की आयु x थी, ये 6 वर्ष पहले की बात है, और बी की आयु 6 वर्ष पहले 2x थी। क्लियर है? उनका अनुपात है 6 वर्ष पहले का। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो दोनों कितने साल बड़े हो जाएंगे? 6 साल, मतलब ये 6 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 6 साल बड़ा होगा, तो ये क्या होगी? इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि 6 साल बड़े होंगे अगर 6 साल पहले की x है तो। अब इनका जो योग है वर्तमान का वो 90 है, मतलब x प्लस 6 प्लस इसकी आयु कितनी है? 2x प्लस 6। ये दोनों की आयु 90 के बराबर है, तो x कितने हो जाएंगे? 3x प्लस 12 बराबर 90। तो 12 यहाँ माइनस होगा तो 3x कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ से माइनस करें 78, तो 3 से कटेगा ये कितने बार? 3 से कट जाएगा 2 बार, 26 बार। तो x कितना आ गया? 26 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको हमने 3 से काटा तो कितने बार कट गए? 26 बार कटा, तो x हमें 26 मिल गया। हमसे पूछा क्या है? b की वर्तमान। तो देखिए ये वाली जो है 2x ये 6 वर्ष पहले की है, वर्तमान कौन सी है उसकी? ये वाली। तो वर्तमान जब 2x प्लस 6 है तो कितना हो जाएगा? 2 गुणित x 26 है प्लस 6, तो 26 का जब हम गुणा करेंगे तो 52 प्लस 6 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा ये? 58। तो 58 वर्ष उसकी क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे मिल पाए। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं या जिन भी पैटर्नों पर क्वेश्चन आपके आते हैं उन सब पर मैं वीडियो जरूर बनाता हूं, जैसा कि आप पर डे देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।